नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत। और इस समय पहाड़ों में सिर्फ दो चीज़ें चल रही है, एक है बारिश और दूसरा है चुनावी हलचल। जगह जगह जो है उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। और इस समय हम बात करेंगे लैंसडाउन विधानसभा की, जहां के विधायक दिलीप रावत जी हैं जो बीजेपी से आते हैं और पिछले लगभग 10 साल से वहां पे वो बीजेपी से विधायक हैं। इस बार चैलेंज काफ़ी टफ है क्योंकि बीजेपी से ही कई लोगों ने उम्मीदवारी करी है और उसी में से एक नाम आता है नीरज पंत, जो अपने आप में इस समय क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि कौन है नीरज पंत। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं नीरज पंत जी से। यहाँ पे हम अभी देहरादून उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो धन्यवाद कुलदीप रावत जी, आपने अपने चैनल पहाड़ों के राय के माध्यम से हमारे को टाइम दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और आपकी समस्त पत्रकार वार्ता टीम को। जैसे कि रावत जी आपको पता होगा, चुनावी साल है और जनवरी फरवरी 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है। तो बीजेपी के एक कर्मठ सिपाही होने के नाते 2022 में मैंने भी स्वयं विधायक पद के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कि मुझे लगता है क्षेत्र में एक युवा का जाना, और जिस हिसाब से हम देखते हैं कि समस्त हमारे नैनी डांडा, ग्रीन खाल, चाहे जहरी खाल हो, या मैं बात करूं पूरी पौड़ी जिले की, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और अगर हम जैसे युवा लोग राजनीति समझें इसको, या सेवा भाव समझें, या क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक महत्वाकांक्षा, अगर हमसे कुछ हो सकता है तो मैं समझता हूं कि हमारे को देख के, या हमारे को समझ के, या हमारे कहने से, या हमारे आपस में वार्तालाप बातचीत करने से अगर कुछ युवा क्षेत्र की ओर आते हैं और यहाँ पर कोई अपना व्यवसाय करता है, कोई अपना रोज़गार चलाता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। इसी उद्देश्य के लिए मैं भी इस बार 2022 में विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ और समस्त जनता से, समस्त क्षेत्रवासियों से आशा भी करता हूँ कि मेरा साथ देंगे। और एक राजनीति को रोज़गार न समझ के, एक सेवा भाव के नाते जिस हिसाब से मैं अपना विजन लेके क्षेत्र में आ रहा हूँ, उससे जुड़ें। और क्षेत्र वक्त वक्त पर हर किसी को मौका देती आई है। हमारी पार्टी बीजेपी लगातार 10 सालों से वहाँ पे है और सुविधा के अनुसार बहुत अच्छा काम भी करा। कुछ काम रह गए, उन पर भी अभी हम 5-6 महीने में जितनी कोशिश होती है पार्टी के माध्यम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो काम भी पूरे हो। सर, फिलहाल बात अभी जनता को जानने की उत्सुकता ये है कि कौन है नीरज पंत ज़्यादातर, क्योंकि अगर आपने कोई भी कार्य किए हैं तो सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपका नाम नहीं आया इतना। लेकिन जितना मैंने क्षेत्र में जाना है, काफ़ी आपने काम किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जनता को पहले ये बता दिया जाए कि कौन है नीरज पंत। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपका जो गाँव है, तहसील है, ब्लॉक है, थोड़ा आप उसके बारे में जनता को अवगत कराएँ। रावत जी, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं नैनी डांडा ब्लॉक से, तहसील धुमाकोट, और गांव मेरा थेप गांव पड़ता है। और 2006 में मैं वहां से पढ़ने के उद्देश्य से देहरादून में आया। आपने एक बात कही कि हम कहीं सोशल मीडिया में या पत्र मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं रहे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छुपा है। मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, शायद उस चीज़ से मेरे समस्त क्षेत्रवासी वाकिफ़ हैं और भली भांति जानते हैं। मेरे पास एक छोटा समय काल रहा है कि जिसमें मैंने अपने आप को, और जितना भी मैंने कोशिश करी क्षेत्र के लिए करने के, अपने छोटे भाई हों, चाहे बड़े भाई लोग हों, चाहे भाई बहन लोग हों, चाहे विद्यालय हो, मंदिर निर्माण हो, या समाज हित के कोई भी कार्य जिसमें भी क्षेत्र वालों ने मेरे से आशा करी या कुछ उम्मीद करी, जिसमें मैं कर पाया, आगे भी मैं जारी हूँ। उस टाइम को या उस सेवा भाव को करने के लिए मेरे पास जो टाइम होना चाहिए था, शायद वो नहीं था। एक छोटे से समय में मैंने अपना अचीवमेंट समझो इसको, या समर्पण समझो, संघर्ष समझो, मैं उन्हीं चीज़ों में उलझा रहा। और दूसरा एक मेरे अंदर जो दूसरी भाव है कि जो कर दिया उसे व्याख्यान करने से हमारे से क्या परख मिलेगी।
ये तो समझ जनता और हमारी क्षेत्र समझती है कि हमने क्या किया, और आशा करता हूँ कि जो हम उसका व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, जब जब भी क्षेत्र को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हर समय तत्पर खड़ा हूँ। सर मैंने जितना आपके बारे में सुना है कि चाहे दीवा मंदिर निर्माण हो, चाहे माँ बूंगी देवी निर्माण हो, इनमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा क्षेत्रीय जनता ने कहा है। मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या इस बात में कितनी सत्यता है? कुलदीप जी, मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा मुझे भी सूचना मिली और मेरे से जितना हो पाया मैंने कोशिश करी अपने भाव से दान देने की, और जो दिया हुए जितना देखिए हम धनराशि तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन जितना मैंने सुना है कि अभी तक का सबसे बड़ा दान आप ही के माध्यम से हुआ। शायद आपको लगता होगा रावत जी, मैं तो अपने दिल से ये सोच के चला हूँ, और जितने भी हमारे साथ थे जिनके माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा, या जो भी हम लोग संघर्ष का, अभी भी मंदिर निर्माण के लिए या भंडारा हो या मंदिर के सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए भी हम वहाँ पर कह के आए थे कि हमसे जितना भी अभी हो सकता है, हर परिस्थिति में जो भी सेवा हो, धन हो, जो भी हमसे अगर क्षेत्रीय जनता या माँ दीवा के आशीर्वाद से हमारे लिए जो भी सेवा का मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। और हम और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग भी करें। हमने, शायद आपको याद होगा कि हम जब मंदिर में थे तो हमने एक लाइव बनाया था छोटा सा फेसबुक पे, तो शायद हमारे पास इतने लोग जुड़े नहीं थे। आपके चैनल के माध्यम से शायद अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को सुने और समझे। देखो, जब हमारे देवी देवता रहेंगे तभी तक हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक देवी देवता हैं। तो हमें बहुत कुछ न करके, मैं भी मानता हूँ कि आज की डेट में हमें समाज को बढ़ाने के हित में अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए, लेकिन हम अपने मंदिरों को भी नहीं भूल सकते हैं, हम अपने आदर्शों को भी नहीं भूल सकते हैं, हम अपनी गुरुकुल पद्धति को भी नहीं भूल सकते हैं, इसी के साथ हम अपनी संस्कृति को भी नहीं भूल सकते हैं। हमसे जितना हो सकता है या हमारे माध्यम से जितना हो सकता है, हम अपने आसपास के समाज से भी जितना कुछ करा सकते हैं हमें समाज के लिए करना चाहिए। रावत जी, मैं एक बात जानता हूँ कि हमारे इस पृथ्वी लोक में जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य को ही एक सामाजिक प्राणी कहा गया है, और अगर सामाजिक प्राणी होने के नाते भी अगर हम कुछ समाज हित में कार्य नहीं कर रहे तो हमसे बड़ा नास्तिक कौन है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है और अधिकार भी है कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरा एक उद्देश्य रहा है अपने जीवन में कि मैंने जो कुछ भी करा मैं समाज से जुड़ा रहा, और मेरा अंतिम सांस तक, जब तक मेरे शरीर में शायद जीवन है, मैं समाज के एक अंग बन के जीना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच भी हो सकती है, और मैं अधिकांश लोगों को भी कहता रहता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है कि समाज सर्वोपरि, और हम सब समाज से आते हैं, तो इसलिए समाज हित में अगर कुछ कार्य किया तो मैं उसको व्याख्यान के ऊपर नहीं गाना चाहता कि हमने संस्कृति की, अगर आपने अभी एक संस्कृति शब्द यूज करा, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बिल्कुल हटके है, अलग है, और अब ये संस्कृति फिलहाल लुप्त होते जा रही है। और शायद कई कार्यक्रम क्षेत्र में भी होते हैं अभी जो है, चाहे मैं धुमाकोट महोत्सव की बात करूं, बूंगी महोत्सव हो गए, रसायन कार्यक्रम हो गए, कई रिखणीखाल महोत्सव हो गया, कई कार्यक्रम क्षेत्र में होते हैं। इन कार्यक्रमों में क्या सर आपका कुछ योगदान रहा है इन कार्यक्रमों में? कुलदीप जी, योगदान की बात तो शायद आप और क्षेत्रीय जनता भली भांति जानती होगी, जनता शायद अभी कुछ अब देखो, जब वाद और परिवाद तो ये तो शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, और ये चीज़ें जब हम करेंगे, जब लोग देखेंगे, शायद सत्यता तभी पता लगेगी। जहाँ तक मैं बात करूँ, बूंगी महोत्सव हो, धुमाकोट महोत्सव हो, चाहे रसायन कार्यक्रम हो, चाहे रिखणीखाल महोत्सव हो, क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम होते रहते हैं, और जब जब भी मेरे को अगर किसी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या किसी अपने मित्र के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे सूचना मिलती रहती है, तो मैं हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की कोशिश करता हूँ, और उस संस्कृति को, उस कार्यक्रम को एंजॉय भी करता हूँ। और जिस हिसाब से हमारा पलायन हुआ है या जिस हिसाब से हमारी आज की पीढ़ी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर हम इन कार्यक्रमों को क्षेत्र में कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। रावत जी, आप इसी चीज़ को दूसरी जगह देखिए, हम अपनी संस्कृति को छोड़ के आए हैं, भूल के नहीं आए हैं, हमारे रग में अभी संस्कृति बसी है, और हमारे कार्यक्रम जितने भी होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। आप देखोगे, अभी हमने धुमाकोट में प्रोग्राम कराया था तो कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग पहुंचे थे। रसायन कार्यक्रम की बात ले लीजिए, आपने समस्त क्षेत्र के महिला मंगल दलों को वहाँ बुलाया,
और लोग बढ़ चढ़ के भाग भी लिया और उन्होंने उस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से महसूस भी करा, एहसास भी करा और उसको रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप अपना माहौल भी अच्छा बनाया और क्षेत्र को एक बहुत अच्छी सोच भी दिया जो नई पीढ़ी है कि आपको भी इस संस्कृति को कैसे बचाए रखना है। सर अगर मैं बात सिर्फ नीरज पंत की करूं तो जो आपके शुरुआती दिन थे, सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई जो 12वीं तक हुए पहाड़ से हुई है क्या? जी, मेरी पढ़ाई कुलदीप जी जनता इंटर कॉलेज हमारा विद्यालय है। मेरी कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई वहीं हुई और उसके बाद मैं देहरादून में पढ़ने के उद्देश्य से ही आया, लेकिन पारिवारिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैंने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करी। वो नौकरी कई प्रकार की रही। कई लोगों का कहना है कि नीरज पंत जो है गाड़ियाँ भी धोता था, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, अगर कई लोग कहते हैं तो इसमें 101% सत्यता है। जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून आया था तो मैं किसी ऑफिस में था, तो मैंने गाड़ियाँ भी धोई अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इंसान को अपनी कमजोरी छुपाने से बढ़िया अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है या अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो काम तो कोई छोटा मोटा होता ही नहीं, कर्म अपने अच्छे होने चाहिए। और काम तो शायद अगर कल हमारी मजबूरी ऐसी बनती है कि अपने पेट पालने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा और अगर हमने करा तो उसमें कोई गलत भी नहीं किया। हमने स्वाभिमान करा है कि हम दूसरे से मांगने के बजाय या दूसरे से किसी रिश्तेदार पर डिपेंड होने से बजाय हम स्वयं की पढ़ाई का खर्चा उठाया, तो उसमें मुझे कोई भी कहीं भी संकुचित भी चिंतित नहीं था कि मैं इस प्रकार के कार्य कर रहा हूँ और शायद मैं वहीं से आगे बढ़ा। और आज वो लोग गवाह हैं जिन लोगों के साथ मेरा ये अनुभव रहा, आज वो मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं और एक उनकी नज़रों में मैं एक बहुत अच्छा आइडियल बना। शायद मैं मानता हूँ कि मैं आइडियल नहीं हूँ, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे आदर्श रहे, वो आदर्श रहेंगे, लेकिन उनको लगता है कि मैंने कुछ करा तो हमारे आदर्शों का बड़ा अपना स्वाभिमान मानता हूँ मैं। तो दोस्तों, नीरज पंत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव में रह के पढ़ाई करी 12वीं तक की, उसके बाद शहर में आके जो है यहाँ पे गाड़ी तक साफ किए, जो है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया और आज जो है पूरे उत्तराखंड में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। काफ़ी चर्चित चेहरे हैं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो, और देहरादून में खासकर चाहे वो मंत्री से लेके कोई भी बिजनेसमैन हो, हर कोई उनको जानता है। सर इतने कम समय में लगभग अगर मैं बात करूं तो 2006 में आपने कहा था आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद इतने कम समय में मतलब ये उपलब्धि पाना, क्या इसके पीछे कोई अलादीन का चिराग है, जिन वगैरह तो नहीं? नहीं कुलदीप जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। हमारी, मैं एक बात कहूँ, हमारा एक उद्देश्य स्पष्ट था। हम एक उद्देश्य लेके चले थे कि हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है। उसमें कई उतार चढ़ाव भी आए मेरे साथ। मेरी पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मैंने नौकरियां करी, और नौकरियां भी शायद अगर कोई कहता है कि 24 घंटे में मैंने 8 घंटे की करी या ओवर टाइम के साथ 10 घंटे की करी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 22 घंटे नौकरी करी है। और जब मुझे लगा कि नीरज पंत इन चीज़ों के लिए नहीं बना, कहीं ना कहीं मुझे एक एहसास हुआ, या जो भी है आप उस चीज़ को जो भी समझे, मैंने उद्देश्य को अपना बहुत बड़ा बना के चल रहा हूँ और शायद उस उद्देश्य में मैं बहुत जल्दी अचीव भी करूँ। अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हम अपने बिजनेस को लेके मैं बात करूँ तो मैंने कभी भी बिजनेस के साथ दोस्ती नहीं रखी। दोस्ती मेरी बंधु से रही। बिजनेस को मैंने अपने एक अंग मान के चला कि जैसे हम अपने शरीर की रक्षा के लिए वो कुछ करने को तैयार होते हैं, माना हमारे शरीर के अंग पे बीमारी लगती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसके लिए उसका एक्सरे कराते हैं या अपनी जांचें कराते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं अगर दिक्कत परेशानी है तो मैंने उसको बखूबी डॉक्टरी से उसका इलाज भी करवाया। और बिजनेस में हमने ये देखा कि अगर 1 रुपये लेके चले हैं तो पहले तो हमारा अधिकार बनता है कि हम 2 रुपये कमाएं, लेकिन अगर 2 रुपये नहीं भी कमा पाए, अगर आप 90 पैसे लेके भी घर आए तो आप सक्सेस हैं। शायद कल आप उस 90 पैसे से 1 रुपये 80 पैसा बना लो। तो बिजनेस को अगर हम लेके चलें तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक बहुत बड़ी टीम वर्क जोड़नी पड़ेगी, चेन सिस्टम इसे मान सकते हैं। और अब मेरा यही रहा कि मैंने अधिकांश लोगों से मिलना शुरू करा,
1 से 2, 2 से 4, तो इस टाइप से मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हुई और उन्हीं लोगों के माध्यम से मैं बना और मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत बड़े एक टाइकून बन गए। ये संघर्ष भरी जिंदगी, अभी कितने संघर्ष लिखे होंगे वो कर रहे हैं। चलिए, अभी तो सबसे बड़ा संघर्ष तो सामने आने वाला है, जो आपने दावेदारी ठोकी है बीजेपी से इस समय जो है लैंसडौन विधानसभा से, उसके लिए पहले तो आपको हार्दिक बधाई। और ये चाहे हम टिकट की बात ना करें, ये दूसरे जो प्रतिनिधि हैं इस समय दावेदारी कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो इस समय दलीप रावत को, जो करंट विधायक है, उसको इस समय एक हल्के में ले रहे हैं उम्मीदवारी के तौर पे। वो आसान जीत उनके सामने देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके की दावेदारी आपने ठोकी है, हलचल मचा दिया आपने लैंसडौन विधानसभा में। और फिर से आपको हम अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई देते हैं और देखते हैं, अभी चुनाव काफ़ी दूर है, 6 महीने हैं, क्या देखने को मिलता है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल से कुछ और बात भी अगर आप क्षेत्रीय जनता के लिए कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद रावत जी, आपका भी ज़्यादा समय ना लूँगा मैं यही कहना चाहूँगा कि 10 साल से हमारी पार्टी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है और आशा है कि आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। पार्टी का निर्णय होगा एक युवा को टिकट देना या सेवा का अवसर देना, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को पूरा करूँगा। और उसके साथ साथ मैं क्षेत्रीय की जो भावनाएं हैं, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उस स्थितियों के अनुसार कार्य करने की जो प्रणाली होगी, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे। हम बात करते हैं कि हमारा माना बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब गांव-गांव जाना, अगर मैं ये सोच के चलूँगा कि मैं उसी में राजनीति करूँ, तो शायद मुझे वो पसंद भी नहीं है। मेरा उद्देश्य जो है, स्पष्ट उद्देश्य लेके चलूँगा कि हमें उन चीज़ों को पहले प्राथमिकता देनी है जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। क्या उसमें आप स्वास्थ्य ले लीजिए, आप तहसील की सेवाएं ले लीजिए, आप रोड मैप देख लीजिए, और उसके साथ साथ हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसे मजबूत करना है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र का जो पर्यटन के हिसाब से हम उसे आगे बढ़ाएं। और पर्यटन के हिसाब से हम आगे बढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि हमारा क्षेत्र अधिकांश कॉर्पोरेट पार्क से लगता हुआ है, लेकिन सारा क्रेडिट दूसरे जिले ले रहे हैं। क्या हम और हमारे प्रतिनिधियों ने कभी इसके लिए आवाज़ उठाई? और उठाई तो वो धरातल पे क्यों नहीं हुई? अगर हम इन चीज़ों को करते हैं, हमारे युवाओं के हाथों में रोज़गार आता, तो शायद मुझे लगता है अगर पलायन हो रहा, अगर रोज़गार हमारे पास रहेगा तो 50% तो कम से कम रुकेगा, और 50 नहीं रुकेगा तो 25% तो रुकेगा। और शायद जब 25 रुकेगा तो वो आंकड़ा धीरे धीरे 35, 40, 50, और मैं आशा करता हूँ कि वो आंकड़ा 100 पार जाए और हम अपने रोज़गार के लिए कहीं भी जाएं, लेकिन हम अपनी मूल भूमि में, अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्म कर्मभूमि को छोड़कर एक बार जरूर अपनी जन्मभूमि की ओर जाएंगे, तो हमारे तीर्थ, हमारे पुरोहित, हमारे आदर्श सब एक साथ रह के तो हम तभी विकास कर सकते हैं। उसमें हमें पूरे क्षेत्रवासियों का भी सहयोग चाहिए होगा, और ख़ासकर उन लोगों का सहयोग अति होगा जो क्षेत्र में प्रतिनिधि के तौर पे हैं, जो जागरूक लोग हैं। देखो, मेरा मानना है कि 100 अनाड़ियों से अच्छा है कि एक ज्ञानी को अपना दोस्त बनाओ। तो शायद उसे ज्ञान दोस्त के नाते ले लो, चाहे क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते ले लो, अच्छे लोगों को हम साथ लेके चलेंगे तो शायद हम तभी सबका विकास कर पाएंगे, है ना। सर, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? अभी अगर मैं अपनी उम्र की बात करूं तो मैं 32 साल मेरी उम्र है। ये 32 साल की उम्र में आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं इस समय क्षेत्र में, और जो है एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से, बीजेपी से, जो आपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब युवाओं को सीख लेनी चाहिए। ना कोई राजनीतिक परिवार से इनका कोई संबंध है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, एक बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, और इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं टिकट के इस समय जो है लैंसडौन विधानसभा से। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नीरज पंत जी, फिर से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई, और देखते हैं क्या होता है 2022 में। अगर आपको टिकट मिलती है तो ये भी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिलेगी तो पार्टी का साथ रहेगा तब भी। बिल्कुल सर, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और पार्टी अगर हमें आदेश करती है या निर्देशित करती है तो हम उसे बखूबी निभाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को करेंगे। इसके बावजूद भी अगर पार्टी हमारे पे विश्वास नहीं जताती है और हमारे को आदेश करती है कि आपको पार्टी के लिए काम करना, तो हम पार्टी के लिए काम तो करते आ ही रहे और आगे भी करेंगे, और बड़े जोर शोर से करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पार्टी एक युवा को मौका देती तो हम उसका मैं भी स्वागत करूंगा, और शायद मेरे साथ साथ समस्त प्रदेश के या क्षेत्र के युवा भी स्वागत करेंगे। इसके बावजूद अगर नहीं भी देते हैं तो हम पार्टी के सिपाही हैं।
बड़े दिल से काम करेंगे पार्टी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ यहाँ पे नीरज पंत जी, जो इस समय लहसुन विधानसभा में एक चर्चित चेहरा है, जो है विधायक जी के, जो इस समय करंट 2 बार सिटिंग विधायक है, दिलीप रावत जी। उनके सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो हार्दिक बधाई आपको, और देखते हैं टिकट मिलती नहीं मिलती। इसी तरीके से हम फिर दूसरे व्यक्ति से चुनावी माहौल में आपको मिलवाएंगे। देखते रहेगा मेरे चैनल पहाड़ों का राई। जय भारत, जय उत्तराखंड।